हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक करवा चुका था। आज मैं प्रैक्टिस सेट 7 करवाने जा रहा हूं, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र जारी किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य दिवसों की संख्या क्या है? आपको ये बताना है कि एक वर्ष के अंदर भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य दिवसों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि कार्य दिवसों की संख्या 362 है। कितने कार्य दिवस है? 362 कार्य दिवस है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्च वेग, जटिल और परिवर्तनीय डेटा की बड़ी मात्रा को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग बिग डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग डाटा। क्वेश्चन क्या था कि अगर उच्च वेग, जटिल और परिवर्तनीय डेटा की बड़ी मात्रा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग बिग डाटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 26324 डॉट 2012 के लिए एक मानक है। इसके लिए एक मानक क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, DOI जो है वो ISO 26324 डॉट 2012 जो है वो मानक है। किसका? DOI का। ये ISO जो है, ये सर्टिफाइड कंपनी जो होती है ना, वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी होती है उनके लिए ये मानक प्रदान करता है, उसका एक वो सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। वही DOI का सर्टिफिकेट है ISO 26324 सेमीकोलॉन और 2012, इसका जो है मानक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ISO 2108 के लिए एक मानक है। ISO 2108 के लिए मानक क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। यह क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। तो ISO 2108 पूछा जाएगा, इसके लिए मानक क्या है? तो यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, एक आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ट्रांजैक्शन स्लिप। ट्रांजैक्शन स्लिप जो है वो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है, रीडर्स टिकट, बुक कार्ड और डेट स्लिप, ये तीनों के तीनों जो है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन स्लिप जो है वो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये लेमिनेशन प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति है। किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति है? तो यह लेमिनेशन विषय निर्माण की पद्धति है। कौन सी? तो एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न, याद रखिएगा, यह लेमिनेशन विषय निर्माण की पद्धति है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, थोड़ा उसके लिए सॉरी, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम वर्गीकरण का तीसरा हिस्सा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स। क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स जो है वो कॉलम वर्गीकरण का तीसरा हिस्सा है। क्या है? क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विषय प्रविष्टि जो किसी वर्ग के नाम से उसके वर्ग संख्या तक संदर्भित होती है उसे जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं। क्वेश्चन था कि विषय प्रविष्टि जो किसी वर्ग के नाम से उसके वर्ग संख्या तक संदर्भित होती हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्लास इंडेक्स एंट्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन तक पहुंचने का लाइसेंस उपलब्ध करता है। कौन लाइसेंस उपलब्ध? यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन जो है तक पहुंचने का लाइसेंस उपलब्ध कराता है। कहां तक पहुंचने का ये यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन जो है लाइसेंस उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूटलेज तक। मतलब टेलर एंड फ्रांसिस जो थे वो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन के वो जनक माने जाते थे, वो रूटलेज तक पहुंचने का ये लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ तक? रूटलेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज निस्केयर के प्रकाशन की अवधि क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टरली। इसकी जो प्रकाशन होती थी वो क्वार्टरली होती थी, किसकी? तो एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी जो निस्केयर की प्रकाशन की है उसकी जो अवधि थी वो क्वार्टरली थी, इसे क्वार्टरली प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है फैसेट पब्लिशिंग इनमें से किसका हिस्सा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यह जो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का हिस्सा है। फैसेट पब्लिशिंग जो है किसका हिस्सा है? तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का हिस्सा है फैसेट पब्लिशिंग। अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन 4 स्थान पर RRLF के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनके 4 स्थान पर जो RRLF के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वे स्थान है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। कहाँ कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्रोग्राफी में उपयोग की जाने वाली सिल्वर लाइट प्रक्रिया है, आपको बताना है कि रेप्रोग्राफी में उपयोग की जाने वाली सिल्वर लाइट प्रक्रिया क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा, इसमें एक्सपोजर का यूज़ किया जाता है, फिर आपका जो है डेवलपिंग का यूज़ किया जाता है और फिर आप जाके आपका राइंसिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब रेप्रोग्राफी में उपयोग की जाने वाली सिल्वर लाइट प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? तो एक्सपोजर शामिल है, डेवलपिंग शामिल है और राइंसिंग शामिल है। आप ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पे ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूडीसी में इनमें से स्पेशल ऑक्सिलरी सब डिविजन है, आपको बताना है कि यूडीसी में इनमें से कौन सा जो है वो स्पेशल ऑक्सिलरी सब डिवीजन है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा, एक फर्स्ट आपका एपोस्ट्रॉफ हो जाएगा और दूसरा आपका पॉइंट नॉट हो जाएगा, ए और डी। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कि जहाँ पे एपोस्ट्रॉफ और पॉइंट नॉट जो है वो यूडीसी में स्पेशल ऑक्सिलरी सब डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जी इवांस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठनों की विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अलाभकारी संगठनों की विशेषताएं क्या है एडवर्ड जी इवांस के अनुसार? तो यह आधी से ज़्यादा आय अपने द्वारा उत्पन्न करता है। एडवर्ड जी इवांस के अनुसार अलाभकारी संगठनों की विशेषता यह है कि यह आधी से ज़्यादा आय जो है खुद उत्पन्न कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है W3C जो 2006 के अनुसार खुले मानक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी, मेंटेनेंस एंड रेलेवेंस एंड अवेलेबिलिटी एंड द ओपननेस। अवेलेबिलिटी एंड ओपननेस, ये 3 ऑप्शन जो है ए, बी, सी, वो W3C के अनुसार खुले मानक के मापदंड है। आप ध्यान रखिएगा किसका मापदंड है? तो W3C 2006 का है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें नीचे फिर आपका एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ये समझ में आ गया। मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर करने के बाद क्या होता है वो खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो इसमें और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, कि स्कॉनल SCONUL स्कॉनल के द्वारा सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ प्रस्तुत किए गए थे। किसके द्वारा? स्कॉनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शीर्षक और जिम्मेदारी का बयान, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिम्मेदारी का बयान, क्षेत्र के सही अनुक्रम को पहचान कीजिए कि शीर्षक और जिम्मेदारी का बयान का जो क्षेत्र है उसका सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा कि इसमें आप सबसे पहले ए को रखिएगा, टाइटल प्रॉपर को रखिएगा, फिर जाके आप ऑप्शन नंबर सी को रखिएगा, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन को रखिएगा, फिर जाके आप ऑप्शन नंबर बी को रखिएगा, पैरेलल टाइटल को रखिएगा, और लास्ट में आपका जाके ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये जो है शीर्षक और जिम्मेदारी का बयान क्षेत्र का जो है वो सही अनुक्रम है, आप ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट में टाइटल प्रॉपर होगा, सेकंड में जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन होगा, थर्ड में पैरेलल टाइटल होगा और फोर्थ में आपका स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों के ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सम्मिलित कीजिए। जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको आपको मैच करना है कि कौन कौन सा ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और किस राज्य से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप ध्यान से समझिए कि केरला का जो इनिशिएटिव है वो आपका जो है अक्षय, क्या है, अक्षय जो है वो केरला का ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। और मध्य प्रदेश का जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो है आपका ज्ञान डॉट, क्या है वो ज्ञान डॉट जो है वो मध्य प्रदेश का ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। थर्ड आपका महाराष्ट्र का अगर पूछा जाए ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन सा है तो इंफॉर्मेशन जंक्शन जो है वो महाराष्ट्र का जो है ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। और लास्ट आपका जो वेस्ट बंगाल बचा उसका जो है वो बंगलार मुख जो है वो वेस्ट बंगाल का क्या है, आपका वेस्ट बंगाल का ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। वेस्ट बंगाल का कौन सा है, बंगलार मुख है, आप ध्यान रखिएगा। केरल का क्या है, अक्षय हो जाएगा, एमपी का ज्ञान डॉट है, महाराष्ट्र का इंफॉर्मेशन जंक्शन होगा और वेस्ट बंगाल का बंगलार मुख होगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्कोपस किसका उत्पाद है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि एल्सवियर का उत्पाद है स्कोपस। स्कोपस किसका उत्पाद है, एल्सवियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव ऑफ साइंस किसका उत्पाद है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस रियटर्स का उत्पाद है वेव ऑफ साइंस। वेव ऑफ साइंस किसका उत्पाद है, तो थॉमस रियटर्स का है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि SCI फाइंडर किसका उत्पाद है। SCI फाइंडर जो है किसका उत्पाद है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का उत्पाद है SCI फाइंडर। SCI फाइंडर किसका उत्पाद है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय भवन के लिए दिया गया अनुदान किस प्रकार का अनुदान है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये नॉन रेकरिंग ग्रांट है। यह कैसा ग्रांट है, ग्रांट अनुदान बता रहा है कि यह जो है नॉन रेकरिंग ग्रांट है। पुस्तकालय भवन के लिए दिया गया अनुदान जो है वो नॉन रेकरिंग ग्रांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट की स्थापना किसके द्वारा सहयोग से किया गया था, आपको ये बताना है। डेलनेट की जो स्थापना है किसके सहयोग से किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निसेट के सहयोग से डेलनेट की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से, निसेट के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि PS शिवास्वामी अय्यर जो हैं वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की प्रस्तावना को लिखे थे। कौन लिखे थे, PS शिव स्वामी अय्यर लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WC बेरविक सेयर्स जो हैं वो द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। भूमिका किसने लिखी थी, WC बेरविक सेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स जो है कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ये लंदन से प्रकाशित हो रहा है। केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स ये जो है लंदन से प्रकाशित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर कितने अंकों का होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 16 डिजिट्स का होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर कितने अंकों का होता है, तो 16 अंकों का होता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म के लिए CC में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये ट्रायंगल चिन्ह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म के लिए CC में ये ट्रायंगल चिन्ह का प्रयोग किया गया, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा DDC के तीसरे सारांश के तीसरे अंक में इंगित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है कि सेक्शन को, निम्नलिखित में से कौन सा DDC के तीसरे सारांश के तीसरे अंक में इंगित किया गया, तो सेक्शन को जो है वो DDC के तीसरे सारांश के तीसरे अंक में इंगित किया गया। किसे, सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैनन ऑफ रेटिसेंस किस समूह का कैनन है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या वर्बल प्लेन समूह का कैनन है।
कैनन ऑफ रेटिसेंस जो है वो भर्बल प्लेन समूह जो है उसका कैनन है। कौन? कैनन ऑफ रेटिसेंस है, ध्यान रखिएगा। बिग सिक्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.बी. एसेनबर्ग एंड आर.ई. बेरकोविट्स के द्वारा। एम.बी. एसेनबर्ग और आर.ई. बेरकोविट्स के द्वारा बिग सिक्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईएनबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जितने भी दिए हुए सारे के सारे सही है आईएनबी के संदर्भ में। फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि सामयिक जर्नल के प्रथम अंक को भी शामिल किया जाता है आईएनबी में। व्यवस्थापन दो भागों में होता है, एक सामान्य और सरकारी होता है। और सी जो है वर्गीकृत हिस्सा डीडीसी का पालन करता है, लेकिन सीसी से क्लास नंबर भी दिए गए होते हैं। यानी आईएनबी के संदर्भ में ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के हालिया बाढ़ के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, वो एशियन रिकॉर्डर से असम के हालिया बाढ़ के बारे में जानकारी मिल सकती है। कहाँ से मिलेगी? एशियन रिकॉर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कॉलम वर्गीकरण के मूल भागों की पहचान करें कि कॉलम वर्गीकरण में मूल भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं रूल्स, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशंस और शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स, ये तीनों के तीनों जो हैं वो कॉलम वर्गीकरण के मूल भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने उद्भव के कालक्रम अनुक्रम में निम्नलिखित पुस्तकालय को व्यवस्थित करें कि इनका उद्भव कब हुआ, कब कब इनका फॉर्मेशन हुआ। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सबसे पहले आपका आएगा रामपुर राजा लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो फर्स्ट में होगा। और सेकंड में इसका आएगा क्या आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, सेकंड में होगा। थर्ड में आपका होगा कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, और फोर्थ में आपका होगा सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर। यानी ABCD जो इसका क्रम है वही इसका सही ढंग से पुस्तकालय का अरेंजमेंट है कालक्रम के अनुसार। इसका आप क्या कीजिएगा, ईयर्स देखिएगा कि कब रामपुर राजा लाइब्रेरी जो यूपी में इसकी स्थापना कब हुई, चारों का स्थापना दिवस याद रखिएगा, आपको अरेंजमेंट में आसानी होगी। यहाँ पे इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आप इस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, जिसे हम लोग BOAI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, किस वर्ष आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि द बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव जो है वो 2002 में आयोजित किया गया। कब किया गया? 2002 में। MEDIND मेड इन निम्न में से किसका उत्पाद है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ICMR की उत्पाद है। मेड इन MED मेड IND जो है वो किसका उत्पाद है, तो ICMR की उत्पाद है मेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नॉलेज इकोनॉमी पद प्रथम बार किसने प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर ने नॉलेज इकोनॉमी पद प्रथम बार प्रयोग किया। किसने किया? पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिक्स पद प्रथम बार किसने प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिखेलॉव, चेरनेई एंड गिलियरवस्की। मिखेलॉव, चेरनेई एंड गिलियरवस्की जो है वो इंफॉर्मेटिक्स पद जो है प्रथम बार प्रस्तुत किए थे। आप ध्यान रखिएगा, मतलब प्रथम बार इसका प्रयोग किए थे कौन कौन, मिखेलॉव और चेरनी और गिलियरवस्की ने किया था, इंफॉर्मेटिक्स पद प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेट्रिक्स पद प्रथम बार किसने प्रयोग किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, ओटोनेक ने इंफॉर्मेट्रिक्स पद प्रथम बार प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? ओटोनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीसी का जो 6th संस्करण है, 6th संस्करण में विश्वकोश के ACI सिंबल्स के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। सीसी के 6ठे संस्करण में विश्वकोश के ACI सिंबल्स में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसमें K का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? K का, सिंबल K का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी के 6 संस्करण में सीरियल्स के ACI सिंबल्स के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो सीरियल्स के लिए जो यहाँ पे ACI सिंबल्स होगा वो W होगा, मतलब सीरियल्स के लिए आप क्या कीजिएगा, W सिंबल्स का प्रयोग कीजिएगा सीसी के 6 संस्करण के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी के 6 संस्करण में बायोग्राफी के ACI सिंबल्स के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो बायोग्राफी के लिए ध्यान रखिएगा N सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा सिंबल का प्रयोग कीजिएगा? N सिंबल का प्रयोग कीजिएगा बायोग्राफी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था द्वारा 17 मई को वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाने की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा 17 मई को वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एम केसलर ने बिब्लियोग्राफिक कपलिंग शब्द का प्रथम प्रयोग किया। किसने किया? एम केसलर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पहले निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपी बरुआ जो है वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पहले निर्देशक थे। कौन थे? बीपी बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीन बर्नौल्ड ने ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डीन बर्नौल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? ध्यान से समझिए कि लेटेंट फेसिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिडन फेसिट को जानने के लिए लेटेंट फेसिट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हिडन फेसिट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ जितने भी दिए हुए हैं जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, यूनिसिस्ट और CDS/ISIS, ये तीनों के तीनों जो है यूनेस्को कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिया गया, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SR रंगनाथन के द्वारा कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स दिया गया। किसके द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज मुफ्त में उपलब्ध है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई प्रिंट्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज मुफ्त में उपलब्ध है। ई प्रिंट्स इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो है वो मुफ्त में उपलब्ध है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि AACR2 में प्लेस और नेम ऑफ द पब्लिशर्स के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलोन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। AACR2 में किसमें है? AACR2 में प्लेस और नेम ऑफ पब्लिशर्स के बीच कोलोन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AACR2 में एकॉम्पेनिंग मटेरियल के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? एकॉम्पेनिंग मटेरियल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्लेसोरस के विकास का श्रेय किसे है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी भट्टाचार्य के द्वारा क्लेसोरस का विकास का श्रेय है। जी भट्टाचार्य ने क्लेसोरस का विकास किया, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के विकास का श्रेय है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के विकास का श्रेय किसे जाता है, आपको ये बताना है। तो जॉन कॉटन डाना को नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के विकास का श्रेय जाता है। किसे जाता है? जॉन कॉटन डाना को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है कब अस्तित्व में आया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा कि 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय कार्यक्रम के माध्यम से विकास के लिए कार्य निम्न में से किसका पहल है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफ्ला का पहल है। पुस्तकालय कार्यक्रम के माध्यम से विकास के लिए कार्य करना किसका पहल है? तो ये इफ्ला का पहल है, आप ध्यान रखिएगा कि पुस्तकालय कार्यक्रम के माध्यम से विकास के लिए कार्य करना इफ्ला का पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेरेंस इंजन निम्न में से किसका अंग है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट सिस्टम का अंग है। इन्फेरेंस इंजन जो है वो किसका अंग है? तो एक्सपर्ट सिस्टम का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया पहली बार प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी वर्गीकरण में एक स्थान वन प्लेस सिद्धांत किसने अपनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेडी ब्राउन ने लाइब्रेरी वर्गीकरण में एक स्थान सिद्धांत को अपनाया। किसने अपनाया? जेडी ब्राउन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के किस संस्करण से ऑक्सिलरी टेबल फॉर एरिया प्रयोग में लाया गया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसके 17वें संस्करण से, 17th एडिशन से डीडीसी के 17वें संस्करण से ऑक्सिलरी टेबल फॉर एरिया प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, जिसे हम लोग SLSH कहते हैं, प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1923 में होगा, कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है वो 1923 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, कि 1898 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स को प्रकाशित किया गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये LCSH है जो 1898 में प्रकाशित हुआ, और ऊपर SLSH था जो 1923 में प्रकाशित हुआ। उसका फुल फॉर्म सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स था, और LCSH का फुल फॉर्म लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एस्प्रिट द कॉर्प्स से तात्पर्य है, एस्प्रिट द कॉर्प्स से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि एस्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। क्या होता है? एस्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट होता है। निम्न में से कौन सा संदर्भ स्रोत विशेष रूप से खगोलीय डेटा पर जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्मानेक जो है वो संदर्भ स्रोत विशेष रूप से खगोलीय डेटा पर जानकारी प्रदान करता है। कौन सा स्रोत है? तो एल्मानेक जो है वो एक विशेष स्रोत है जो खगोलीय डाटा पर जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SR रंगनाथन जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के विकास से नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी के तीन ऑप्शन जो है क्लाउड ई सैनॉन, वैरेन वीवर और डेविड बर्लो, ये तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के विकास से जुड़े हुए हैं, वहीं SR रंगनाथन इनसे नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है कि टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा जो है वो नॉन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में शामिल नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, टेक्सचुअल डाटा को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में वर्ष 1931 इनमें से कौन सी प्रमुख घटना हुई? आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में वर्ष 1931 में कौन सी प्रमुख घटना घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है कि डेथ ऑफ मेलविल डेवी। उस दिन क्या हुआ था? मेलविल डेवी का डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2 का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ALA एंड CLA ने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2 का प्रकाशन किया। किसने किया? ALA एंड CLA ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है TKDL क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का डिजिटल आर्चिव है। TKDL क्या है? तो यह एक प्रकार का डिजिटल आर्चिव है, ध्यान रखिएगा। विद्या निधि किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन से रिलेटेड है। कौन? विद्या निधि। विद्या निधि जो है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों में रख दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग निधानी परिशोधन कहते हैं। निधानी परिशोधन में क्या होता है? तो पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों में रख दिया जाता है वो निधानी परिशोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदान प्रदान की नेवार्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किया देश कौन सा देश ने किया था, आपको ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA है। कि आदान प्रदान की नेवार्क पद्धति का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया? तो USA के द्वारा आदान प्रदान की नेवार्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है किस प्रणाली में? बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है तो संचलन प्रणाली में बार कोड लेवल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? संचलन प्रणाली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामयिक प्रकाशनों की आवाप्ति और नियंत्रण के लिए त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए? सामयिक प्रकाशनों की आवाप्ति और नियंत्रक के लिए त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईडी की स्थापना वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफआईडी की स्थापना 1895 में हुई। कब हुई स्थापना? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह निम्नलिखित श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है त्वरित तैयार संदर्भ सेवा की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो वह त्वरित तैयार संदर्भ सेवा की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गमित परामर्श प्रति वर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित नुकसान मानी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की 5 पुस्तकें जो है वो नुकसान के रूप में मानी गई है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010 में। 2010 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 16/13 जो है वो परिग्रहण पंजिका की मानक आकार है, 16/13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लेबिन मॉर्स ने। किसने किया था? तो क्लेबिन मॉर्स ने डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे। किसके स्थान पर? डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम जो है क्लेबिन मॉर्स ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना क्या है, आपको ये बताना है। तो सूचना जो है एक प्रकार का प्रसंस्कृत डाटा है। सूचना क्या है? तो एक प्रकार का प्रसंस्कृत डाटा है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि सूचना एक प्रकार का प्रसंस्कृत डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की संकल्पना आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र की स्थापना करने से सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास सफल हुए थे। किस तरह से? तो सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र की स्थापना करने के बाद सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लंदन में ऐसा रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि WBC सेयर्स जो थे वो लंदन में ऐसा रंगनाथन के शिक्षक थे। कौन थे? WBC सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसडॉक जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंसडॉक की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना हुई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विषय निर्माण की विधियां किसने बताई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियां बताई। किसने बताई? तो विषय निर्माण की विधियां रंगनाथन ने बताई। INB की समय वृत्ति क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि ये मासिक INB जो है मासिक पत्रिका, ये महीने ही महीने प्रकाशित होती थी, इसलिए इसकी आवृत्ति जो है वो मासिक है। किसकी? INB की समय वृत्ति क्या है? तो मासिक है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउटर। राउटर जो है वो स्विचिंग सिस्टम नहीं है। वहीं आपको ध्यान रखना है पैकेट, सर्किट और मैसेज, ये तीनों के तीनों स्विचिंग सिस्टम हैं। वहीं राउटर जो है वो स्विचिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जब इसे कहा जाता है, यदि एक कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे हम लोग संघीय सूची कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? संघीय सूची कहा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है AACR के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। AACR के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को किसके अंदर दर्शाया जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे बड़ा कोष्टक के अंदर दर्शाते हैं। किसके अंदर? बड़ा कोष्टक के अंदर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास किया गया। किसके द्वारा? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रिकाओं का प्रकीर्णन से, बिखराव से। जो पत्रिकाओं का बिखराव है उससे लोटका का उपसूत्र जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? पत्रिकाओं का प्रकीर्णन से लोटका का उपसूत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 21 में विषय प्रगृहित क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। इसमें विषय प्रगृहित क्षेत्र जो है वो आपका 6xx है। मार्क 21 में विषय प्रगृहित क्षेत्र जो है वो 6xx है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संस्करण, ध्यान रखिएगा, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि यह शब्दकोश का संकलन से संबंधित है। कौन सा? लेक्सिकोग्राफी जो है वो शब्दकोश का संकलन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष क्षेत्र के विभाजन व उप विभाजन करना ही रेमिफिकेशन कहलाता है। रेमिफिकेशन का मतलब हुआ एक विशेष क्षेत्र के विभाजन व उप विभाजन ही रेमिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरटीसी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1962 में डीआरटीसी की स्थापना हुई। कब हुई डीआरटीसी की स्थापना? 1962 में हुई। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट जो है अमित किशोर की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। प्रैक्टिस सेट 8 जो है कल आप लोग को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।